हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेश और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का फर्स्ट लेक्चर यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे, हेडिंग लगाएंगे चैप्टर यूनिट फर्स्ट। चलिए पहले सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। आखिर क्या क्या सिलेबस क्लास 12 के अंदर आने वाला है। पहली यूनिट हमारी आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड यूनिट हमारी बनती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। फोर्थ यूनिट आती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। इसको हम शॉर्ट में EMI और AC भी बोल देते हैं। फिफ्थ यूनिट है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 11th में भी आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, एक डेफिनेशन आई थी छोटी सी, और इसको हम EM वेव भी बोल देते हैं। सिक्स्थ यूनिट है हमारी ऑप्टिक्स, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के बारे में। रे ऑप्टिक्स आप 10th में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं, चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, चार्ज क्या होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी 10th में आप लोग पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट भी आप 10th में पढ़ चुके हैं, लेकिन छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC, ये आपका 12th में ही आया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और EM वेव है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट भी आपका 11th क्लास में आ चुका है, ऑप्टिक्स आपने पढ़ चुके पहले। 7th यूनिट आती है हमारी डुअल नेचर ऑफ मैटर। 8th यूनिट आती है हमारी एटम्स, केमिस्ट्री में पढ़ चुके इसको आप, एंड न्यूक्लियर है ना। और लास्ट यूनिट आती है हमारी 9 यूनिट, ये हो गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और इसको हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस भी बोल देते हैं। अच्छा, तो ये यूनिट हमारी आने वाली है 8 मार्क्स, ये यूनिट भी 8 मार्क्स है ना, और ये यूनिट भी हमारी आएगी 8 मार्क्स, ये 7 मार्क्स आएंगे। दोनों में रिलेट होता रहता है, कभी ये 7 कभी ये 8, तो दोनों में चलता रहता है सब चीज है ना। ऐसा भी हो जाता है कि भाई ये 8 और ये 9, मतलब कि वो बोर्ड अपने हिसाब से कन्वर्ट कर देता है। 17 की आएगी या फिर 15 की आएगी, दोनों में से एक आएगी। जैसे लिखा जाओ, चलो 9 लिख ली, ज्यादातर यही आती है, या तो ये 9 मार्क्स का आएगा या ये 8 मार्क्स का आएगा, एक नंबर ऊपर नीचे होता है। दोनों यूनिट मिला करके 17 मार्क्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ऑप्टिक्स को मिलाकर के दोनों यूनिट आपकी बनती है 18 मार्क्स की, जबकि ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, ये आपका बनता है लगभग 3 से 5 मार्क्स के बीच में है ना, और बाकी बचा हुआ ये वाला। डुअल नेचर ऑफ लाइट आपका बनता है 6 मार्क्स है ना। एटम्स एंड न्यूक्लियाई दोनों मिलाकर के 12 मार्क्स, और ये 7 मार्क्स, ये दोनों मिलाकर के ये हो गया हमारा 12 मार्क्स बनता है। 1 मिनट रुकेंगे।
ये दोनों मिला करके 12 मार्क्स, और ये आता है 6 मार्क्स का, और ये दोनों आते हैं 6 मार्क्स की, है ना। या तो दोनों मिलाकर 12 बोल दो, या ये 6 और ये बचा 7 मार्क्स। तो ये पूरा सिलेबस हमारा बोर्ड के अंदर आने वाला है क्लास 12 देखेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक, फर्स्ट यूनिट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन तक की बात रखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो स्टैटिक हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस के स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस, स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट, यानी कि चार्जेस एट रेस्ट। अगर जो हम इंट्रोडक्शन की बात करें, यानी कि फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम लोग चार्ज को रेस्ट में रख करके स्टडी करेंगे, उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे। और जहां पर चार्ज मोशन में आना शुरू होगा वो यूनिट हमारी सेकंड यूनिट बन जाती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यानी कि चार्जेस एट रेस्ट की कहानी हमारी यहां पर होने वाली है। नोट कर लेंगे इसको, लिखेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द चार्जेस एट rest, known as इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। तो नोट करेंगे इसको, पॉज कर बेटा। नेक्स्ट हेडिंग ये भी पहले पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? एन intrinsic property of a body or material, an intrinsic property of a body or material is responsible for electric force. An intrinsic property of a body is responsible for electric force, यानी कि किसी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जो फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो ये तो जानते हो, पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और नेगेटिव चार्ज भी रिपेल करते हैं, जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या कर जाते हैं? अट्रैक्ट कर जाते हैं। कहने का मतलब है अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, जबकि सिमिलर चार्ज रिपेल करेंगे। तो ऐसी बॉडी की, किसी बॉडी की ऐसी इंट्रिंसिक का मतलब होता है जिसके बारे में आप कुछ चेंज ना कर सको, मतलब आगे आप कोई थ्योरी ना दे पाओ उसको, ऐसी प्रॉपर्टी, द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, बता दें इसको। इंट्रिंसिक का मतलब जनरली यही होता है कि हम जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट ना कर सके आगे, यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी, आप आगे इसको कुछ और नहीं बोल सकते हो, जैसे कि अल्फाबेट्स हो गए आपके ABCD वगैरह, है ना। तो आप उनको चेंज नहीं कर सकते। आप B को कभी ऐसा नहीं बोल सकते आने वाले टाइम में मैंने एक्सपेरिमेंट कर दिया मैं तो उसको C बोल दूंगा, ये तो C है ना। तो एक बॉडी किसी ऐसी प्रॉपर्टी, जैसे मास इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, है ना, मास इज द मास, और किस चीज से मिलकर के बना है आप ये भी नहीं बता सकते। इस तरह की प्रॉपर्टी को इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। भाई मास इज मास, लेकिन किस चीज से मिलकर बना है मास, ये नहीं बता सकते। टाइप्स ऑफ चार्जेस, देखो, अकॉर्डिंग टू Benjamin Franklin, charges are of two types. First, positive charge,
सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। भाई एक साइंटिस्ट थे हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने हमें चार्जेस के बारे में बताया कि भाई जो चार्जेस होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, है ना। तो ये बात किसने बताई थी हमारे को? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताई हमारे को ये बात, है ना। अच्छा चलो हिस्टोरिकल व्यू भी देख लेते हैं, इससे पहले एक नोट लिखेंगे। लाइक चार्जेस but unlike भाई लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल कर जाते हैं, जबकि लाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद हेडिंग डालेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। यहां से समझने वाली पूरी बात शुरू हो गई। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भाई नाम से ही पता लगता है एक तरह की इलेक्ट्रिसिटी होगी यहाँ पर, जो कि फ्रिक्शन की वजह से आएगी। तो लिखेंगे द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी through friction is known as the electrification of a body through friction is known as frictional electricity। यानी कि किसी बॉडी का फ्रिक्शन के कारण इलेक्ट्रीफाइड हो जाना, उसी को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मैंने ये लिया मार्कर, ये इनकी बोतल ली, अब दोनों को आपस में रब किया, और रब करने से हीट प्रोड्यूस होगी। अब हीट को एब्सॉर्ब करेंगे, जैसे ही दोनों हीट को एब्सॉर्ब करेंगे, इनके एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेंगे? एक्साइट करने, झंझनाने स्टार्ट कर देंगे और एक पर्टिकुलर एनर्जी पर एमिट कर देंगे। जिस पर्टिकुलर एनर्जी पर एमिट करेंगे वो इसका वर्क फंक्शन होगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें से निकला, मानो ये इलेक्ट्रॉन निकला, इजेक्ट हो गया, इस पर चार्ज की कमी आ गई, पॉजिटिव चार्ज, ये इसके बराबर में है, इसका न्यूक्लियस होगा इसके पास में, इसको खींच लेगा। अभी पता करेंगे कैसे, भाई वर्क फंक्शन से देखेंगे कैसे अर्थ होता है ना। अब इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया, अट्रैक्ट करने के बाद क्या हुआ? इस पर एक चार्ज ज्यादा आ गया, इस पर कम रह गया, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्या हो गए? इलेक्ट्रीफाइड हो गए, चार्ज आ गया। तो इस पूरे फिनोमेना को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी थ्रू फ्रिक्शन इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। क्यों? द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बॉडी थ्रू फ्रिक्शन is known as frictional electricity and the charge produced on a body will become static. Therefore, it is also known as static इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, द चार्ज प्रोड्यूस ऑन अ बॉडी, यानी कि जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ हमारा दोनों बॉडी के ऊपर, वो कैसा होगा? स्टैटिक होगा, यानी कि मूवेबल नहीं होगा। जिस वजह से हमने क्या बोला भाई, चार्ज स्टैटिक है, वैसे भी स्टैटिक पढ़ रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो वो क्या होगा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाता है। अच्छा, तो हमने क्या करा, इसको समझने के लिए अच्छे से लो एग्जाम्पल लिख लो, पहले से समझेंगे फिर इसके बाद में। कॉम रब विद ड्राई, है ना। अब सूखे जो बाल होते हैं नहा करके निकलते हैं, सूखे होते हैं, गीले उनको सुखा लो,
तेल बिल वगैरह कुछ मत लगाओ। उसके बाद में जब उसको कंघा करते हैं तो चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है कोम पर भी, इस पर भी। यानी कि जब भी किसी दो बॉडी को रब करेंगे तो फ्रिक्शन, जितना ज्यादा फ्रिक्शन उतना ज्यादा चार्ज प्रोड्यूस होगा, है ना। फ्रिक्शन होना चाहिए मेन जो ठीक है, वरना चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा। देखो कैसे होता है चार्ज प्रोड्यूस। मान लो कौन ये हेयर है, अब जैसे ही हमने कोम को हेयर के साथ में रब किया, इसने क्या करा, चलो इससे पहले एक टॉपिक समझते हैं। ये लिखना है आपको, इसके बाद पहले इसको नोट ही कर लो, फिर समझाएंगे इसका एग्जांपल। वर्क फंक्शन द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to emit an electron from atom. The minimum amount of energy required to emit an electron from an atom. यानी कि किसी एक एटम के अंदर को, किसी एक एटम को कितनी एनर्जी दें कि वो अपना इलेक्ट्रॉन एमिट कर दे। जिस पर्टिकुलर एनर्जी पर वो अपना इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा वो उसका वर्क फंक्शन होगा। कैसे, ये तो जनरल लैंग्वेज होगा। एंड इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम इसको मेजर करते हैं, ये अदर यूनिट होती है, ऐसा यूनिट वही एनर्जी की सभी लोग जानते हैं, जूल होती है ना। और लो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 into 10 के पावर माइनस के 92। नोट कर लेंगे इसको, फिर समझते हैं वर्क फंक्शन क्या होता है, फिर बाद में हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल पढ़ाएंगे जब अच्छे से समझना है। देखो वर्क फंक्शन क्या होता है। मान लो किसी एक बॉडी का हमने एटम ले लिया, ये न्यूक्लियस है इसका, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ये रहे, तो थोड़े से ले। अब हमने क्या करा, इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं वर्क फंक्शन को, यानी कि जो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो। हमने क्या करा, एटम को एनर्जी देनी स्टार्ट करी। अभी तक इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हुआ, एक्साइटेड होगा यार, झंझनाने लगा, वाइब्रेशन करने लगा, वैसे भी करता ही रहता है, और तेजी से करने लगा, है ना। अब जब एनर्जी दे रहे हो, तो अभी तक एमिट नहीं हुआ, और एनर्जी दी, और तेजी से झंझनाएगा, और एनर्जी, और तेजी से। एक सेल और होगी बाहर इसकी, कोई सेल तो आगे तक जाती है ना, बेशक लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन इतना हो, सेल तो इन्फिनिटी तक जाती है। अब जैसे ही ये झंझनाने लगा तो ये क्या करेगा, ऊपर ऐसे 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 ऑक्सीडेशन, और एनर्जी देती इसको, और बढ़ा दी एनर्जी इसके लिए, तो और तेजी से ऑक्सीडेशन करने लगा। एक टाइम पर क्या आएगा, दूसरी सेल में आएगा, यानी कि बाहर निकलने की कोशिश करेगा इससे। जिस पर्टिकुलर एनर्जी पर देने पर, मान लो पहले हमने इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, नहीं हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी, लेकिन जैसे ही 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ये क्या होगा, एमिट हो गया इसमें से। तो ये क्या हो गया, इस एटम का वर्क फंक्शन हो गया। क्या, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका वर्क फंक्शन हो गया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एमिट कर दिया। वर्क फंक्शन के बारे में एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा 1 by 1 एमिट करेगा, ना ही कि ऐसा एमिट करेगा भाई एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3 इलेक्ट्रॉन को भी मैं ज्यादा एनर्जी दूंगा, मैं तो 5 इलेक्ट्रॉन एक साथ निकालूंगा, नहीं हो सकता। पहले एक निकलेगा, हाँ स्पीड चेंज हो सकती है कि भाई एक तेजी से निकला फिर दूसरा तेजी से, ऐसा नहीं हो सकता 2 एक साथ निकल गए, ये भी निकल गया साथ में इसका, ये निकल गया, गलत हो रहा है। एक निकलेगा फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर बाद में ऐसे निकलते रहेंगे। तो वर्क फंक्शन आ गया होगा। अब चलते हैं एग्जांपल की तरफ। अच्छा, कॉम रब विद ड्राई हेयर। अच्छा, ये कॉम लिया हमने, ये ड्राई हेयर लिया, कॉम ड्राई। अब हमने क्या करा, दोनों को आपस में रब किया। रब करने के बाद क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होने लगी। जैसे ही हीट प्रोड्यूस होने लगी, दोनों एटम क्या करेंगे, ये भी हीट एब्सॉर्ब करेगा, ये भी करेगा, भाई ऐसे मेरे पास में ऐसे रब किया। रब करने के बाद हीट मिली, जैसे हाथ को ऐसे करते हैं तो हीट मिलती है ठंड में, यानी कि इस पर भी हीट, इस पर भी हीट,
लेकिन मान लो वर्क फंक्शन इसका लो है, यानी कि ये अपना इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एमिट कर देता है, जबकि इसको 10 चाहिए कौन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, यानी कि ऐसे करते जा रहे हैं लोग भी आराम से, हीट कम प्रोड्यूस हो रही है, और तेज करा इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हुआ, और तेज करा इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो गई जो हमने ऐसा करा, और यानी कि ये 5 पर एकदम से एमिट कर देगा इलेक्ट्रॉन एमिट करा। जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन को एमिट करा तो भाई इसके एटम्स की पर क्या है, न्यूक्लियस है, और ये इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस क्या करेगा, खींच लेगा। जैसे इसने खींचा इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हो गए, इलेक्ट्रीफाइड हो गए। तो यही होता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। आ गया होगा आपको समझ में। जिस बॉडी का वर्क फंक्शन लो होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा, जबकि जिस बॉडी का वर्क फंक्शन हाई होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, हिस्टोरिकल व्यू ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्जेस के बारे में पता कहां से लगा, इन 1600 BC एक ग्रीक फिलोसोफर, लिख लो, इन 1600 BC एक ग्रीक फिलोसोफर थेल्स फाउंड ए रेसनेसियस मटेरियल, फाउंड अ रेसनेसियस मटेरियल, found a resinous material in the source of Baltic Sea, in the source of Baltic Sea, BALATIC, Baltic Sea, Baltic Sea एक सी का नाम है, लो लिख देते हैं। इन 1600 BC एक ग्रीक फिलोसोफर थेल्स found a resinous material in the source of Baltic Sea known as एम्बर, एम्बार भी बोल देते हैं, एंड द ग्रीक नेम ऑफ एम्बार इज इलेक्ट्रिका। अच्छा, इन 1600 BC में एक साइंटिस्ट थे भाई, ग्रीक साइंटिस्ट, ग्रीक फिलोसोफर थे, फिलोसोफर फिजिक्स की जो स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं फिलोसोफर, थेल्स है ना, इनका पूरा नाम मेलस थेल्स था। तो थेल्स ने क्या कहा, उनको एक मटेरियल मिला जिसका नाम है एम्बार। कहां पर मिला, इन द सोर्स ऑफ बैलेटिक सी। रेसनेसियस का मतलब होता है पीले कलर का पदार्थ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जिसका यूज गहने बनाने में किया जाता है। तो ये कहां से आता है, बैलेटिक सी के अंदर, बैलेटिक सी का नाम है हमारा, है ना, उसके अंदर ये मटेरियल हमारे को मिला, इसको मिला यानी कि फिलोसोफर को इसको मिला, ये पीले कलर का होता है। वो मछली देखी, बड़ी बड़ी मछली होती है, वेल वगैरह, जैसे हमारी लार होती है ना, जैसे हम थूक देते हैं, इसी तरीके से वो अपने मुंह से निकालती है एक जेल टाइप, और बहुत सालों बाद वो एक पत्थर का रूप ले लेता है, एक पीले कलर का पत्थर बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्बार बोलते हैं। तो सबसे पहले जो चांस पाया गया वो एम्बार के ऊपर पाया गया, और आज हम इसको इलेक्ट्रिका के नाम से जानते हैं, एम्बार को, है ना। और इसका यूज आज के टाइम पर बहुत महंगा होता है, एम्बर बोलते हैं, बहुत महंगा होता है एम्बर। ये इसका यूज गहने बनाने में आज के टाइम में किया जाता है। लो नोट में हेडिंग डालो, फर्स्ट charge on electron is equal to 1.6 into 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। सेकेंड चार्ज ऑन प्रोटॉन, ये माइनस के होता है, ये प्लस के 1.6 into 10 की पावर माइनस के 19 कूलम।
1/3 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg, जबकि मास ऑफ प्रोटॉन 1/8 अप्रोक्सीमेटली बोलेंगे, 9 बोल देते हैं हम, 36 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि काफी हैवी होगा। यही वजह है हम कभी भी प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज को एमिट नहीं करा पाते। कहां से? एक तो न्यूक्लियस में लाइज करता है ना। अगर जो क्वेश्चन आ जाए कि भाई हम इलेक्ट्रॉन को एमिट करा देते हैं एटम में से, लेकिन प्रोटॉन को नहीं करा पाते, क्यों? बिकॉज इट लाइज इनसाइड द न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस में लाइज करता है। और दूसरी बात क्या होती है कि भाई इसका मास बहुत ज्यादा होता है प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से। तो पहले तो जब किसी एटम के अंदर से प्रोटॉन को एमिट कराना है, प्रोटॉन लाइज में सारे इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, जब तो प्रोटॉन तक एनर्जी आएगी। जनरल सी बात है ना। और कभी भी ऐसा आज तक पॉसिबल नहीं हो पाया है कि आप किसी एटम के सभी इलेक्ट्रॉन को निकाल लो। तो इसलिए हम कभी भी बॉडी के अंदर से प्रोटॉन को नहीं निकाल पाते। समझ गए? नोट लिख लो एक, चलो, है ना। द मास ऑफ बॉडी, चलो ये नहीं, ये लिखो, विच बॉडी गेट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो बॉडी पॉजिटिव चार्ज रखती है, the mass slightly decrease because body emit the electron, दोबारा बोल रहे हैं, which body get positive charge, the mass slightly decrease, भाई जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला होगा पॉजिटिव चार्ज लेगी, है ना। कितना मास निकलेगा उसका? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। 2 निकलेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर मास डिक्रीज होगा, यानी कि उसका मास क्या हो जाएगा? स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आज की क्लास को यहीं पर रखेंगे। अगला लेक्चर होगा हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, है ना, और मेथड्स ऑफ चार्जिंग। एक हम पढ़ चुके फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, भाई मेथड था ये चार्ज प्रोड्यूस करने का बॉडी के ऊपर। अगले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास को इतना